मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो सिर्फ कल का दिन है आपके पास और परसों आपका एग्ज़ाम है ही। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हम कर लेंगे बुक से उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बाकी जो फर्स्ट पेपर है आपका, वो फर्स्ट पेपर तो देखो, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स होंगे उनका लगभग तैयार ही रहता है। उसमें कुछ विशेष करना नहीं होता और आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 60% लाने हैं, 60। बाकी जो JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी परसेंटेज तो ज़्यादा उन्हें लाना पड़ता है, ज़्यादा ना रहे, लेकिन जिनको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है वो 60% में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक एवरेज ये मान कर चलिए कि आपने अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रखी है तो पहला पेपर तो आपका बिल्कुल प्रिपेयर है ही, ये आप मान के चलिए। क्योंकि बेसिकली रीजनिंग, क्वांट्स और अगर आपने BEd कर रखा है तो वो आपका शिक्षा शास्त्र और रिसर्च एप्टीट्यूड वो सब भी आपका तैयार ही होगा लगभग। तो मतलब एक अच्छा स्कोर आप फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर आपने BEd कर रखा है, आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्रोफेसर जॉब के लिए देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका शिक्षा शास्त्र और रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब बिल्कुल तैयार ही तैयार है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट क्वालिफाई हैं या CTET क्वालिफाई हैं, तो ये सब प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर निकालना बहुत ईजी है। और ये 3 घंटे का पेपर है। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन है, दोनों कंबाइंड होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, 3 घंटे का पेपर है, 2 शिफ्टों में ये पेपर है। तो ये जो बेसिकली जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने MBA कर रखा है और उनके पास मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो ये सेकेंड के लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ जो कि पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ प्रिपेयर करिए। और अगर आप 2 दिन 3 दिन, 2 ही दिन बचे हैं खैर आपके पास, आज का दिन है, कल का दिन, परसों आपका एग्ज़ाम ही है। तो जिनका सेकंड शिफ्ट में है वो 1-2 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, आसपास अगर गया है सेंटर तो आपके पास कुल मिला के 3 दिन का समय है। आज, कल और परसों का भी समय है, आधा दिन है आपके पास अगर आप सेकंड शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जितने ज़्यादा आप MCQ एक बार अटैम्प्ट कर लेंगे, बस एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो वो क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं है। क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बुक पढ़ रखी है, पूरा सिलेबस आपका तैयार है, ऑलरेडी प्रिपेयर है और आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपने MBA किया भी है तो भी आप एक बार पूरे सब्जेक्ट के गो थ्रू तो हो ही चुके हैं और आपका ऑलरेडी ये सब्जेक्ट तैयार है मान लीजिए। बस आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं MCQ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं 2-3 दिन में आपको करवा दूँगी, ये 2 से 3 दिन, आज, कल और परसों, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और एक गुड अटैम्प्ट दे सकें और 60% के साथ नेट क्वालिफाई हो जाएं मैनेजमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं। Which of the following ratio is the most important for judging the long term solvency of a firm? अब ये solvency मीन्स दिवालिया हो जाना, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका कोई भी जजिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे जज होगी किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की? तो डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं उसका, मतलब कि उसके शेयर का और डेट का रेशियो क्या है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है उस फर्म की, मतलब वो कितने दिनों तक सॉलिड रन कर सकती है, कब तक ये दिवालियेपन की कगार पर नहीं आएगी या ऐसी स्टेज पर कि वह फर्म डूब न जाए। तो ये हम पता कैसे करेंगे? डेट इक्विटी रेशियो के द्वारा। मैच द फॉलोइंग। GB रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। कैश बजट ये मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड एसेट। तो मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड एसेट कैश बजट दर्शाता है कि किस तरह का मैनेजमेंट है। EOQ क्या है आपका? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। EOQ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली होता है मशीनरी, टूल्स और जितने अप्लायंसेस यूज़ होते हैं आपकी फैक्ट्री में, कारखाने में या जिस भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ भी बेसिक टूल्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही इन्वेंट्री है।
बस ये दिमाग में ये बात आप बैठा लीजिए, इन्वेंट्री क्या है, जितने भी अप्लायंसेस, जितने भी टूल्स, मशीन्स, मशीनरी यूज़ की जा रही है वो इन्वेंट्री है, वही इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। EOQ इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या है, मतलब कि बुरे कर्जे, ऐसे कर्जे जिनको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कंपनी फर्म वो चुका नहीं पा रही है, एक बैड डेट क्रिएट कर रहा है, बैड डेट क्रिएट कर रहा है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो इसको कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। कंजर्वेटिव माने होता है कि रूढ़वादिता, मतलब पुराने ख्याल का। तो एक कन्वेंशन है, एक ऐसी विचारधारा है कि बैड डेट जो है कंपनी की छवि को ख़राब करता है, ये कन्वेंशन है। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, मतलब कि एक ऐसी विचारधारा, रूढ़वादिता से भरी विचारधारा कि बैड डेट हमारी छवि को ख़राब कर रहा है, उस फर्म की छवि को ख़राब कर रहा है, तो प्रोविज़न ऑफ बैड डेट है ये। तो ये प्रोविज़न ऑफ बैड डेट के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, और आपको समझ में ये भी आ गया क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है। अब ये लास्ट मोमेंट पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप अटेम्प्ट कर लेंगे, जितने ज़्यादा MCQ एक बार, सिर्फ एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे, बस आपने टच कर लिया, वो क्वेश्चन गलत होना नहीं है, गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं, आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं, तो गलत तो होना ही नहीं है। फाइन। कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, राइटिंग ए डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड अ क्रेडिट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ इक्वल अकाउंट। तो कंपनसेशन एरर क्या है, तो एक राइट कर देना डेबिट आइटम जो कि डेबिट किया गया आपके अकाउंट से, और क्रेडिट साइड पर लिख देना, और क्रेडिट आइटम को डेबिट साइड का लिख देना इक्वल अमाउंट का। ये कंपनसेशन एरर है। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति की जाना, मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना। तो कंपनसेशन एरर क्या है, राइटिंग ऑफ अ डेट टू द रॉन्ग साइड आइटम विच इज द डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट के होने चाहिए। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स होता है त्रुटियाँ करना, गलतियाँ करना। एरर मीन्स होता है गलतियाँ। तो एरर्स ऑफ ओमिशन, गलतियों में त्रुटियाँ। नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करना ये बहुत बड़ी त्रुटि है, गलती है, मिस्टेक है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, पता कैसे चलेगा आप क्या बेच रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी आपके बिज़नेस में, कैसे आपके बिज़नेस को एक अच्छा बिज़नेस माना जाए, कौन आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहे, कौन शेयर्स बॉन्ड खरीदेगा आपके बिज़नेस के। तो ये ट्रांसपेरेंसी डिमांड करती है। क्या डिमांड करती है, कोई भी बिज़नेस एक ट्रांसपेरेंसी डिमांड करता है। तो इस तरह के एरर और ओमिशन नहीं होने चाहिए उसमें। एरर ऑफ प्रिंसिपल। चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल। चार्ज करना रेवेन्यू आइटम को कैपिटल में से। चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम, एक रेवेन्यू आइटम को चार्ज करना फ्रॉम द कैपिटल या टू द कैपिटल। कैपिटल मतलब वही जमा पूंजी, वर्किंग कैपिटल से एक रेवेन्यू आइटम को चार्ज करना। फाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़े क्वेश्चंस और देख लेते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन हैं, कौन किससे मैच करेगा। करंट रेशियो क्या है, एक्सपोजर टू फाइनेंशियल रिस्क। करंट रेशियो एक्सपोजर टू फाइनेंशियल रिस्क। और डेट इक्विटी रेशियो क्या है, जस्ट सेकेंड, या करंट रेशियो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। देखिए करंट रेशियो जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। डेट रेशियो क्या, डेट इक्विटी रेशियो एक्सपोजर टू द फाइनेंशियल रिस्क है। डेट इक्विटी रेशियो एक्सपोजर टू फाइनेंशियल रिस्क। और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अर्निंग लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या है, अर्निंग लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर, जितनी अर्निंग बची हुई शेयर होल्डर की, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सफिशिएंसी ऑफ EBIT टू कवर द इंटरेस्ट चार्जेस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। EAT क्या है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, इक्विटी शेयर्स हैं।
EPS प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, EAT माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर। जनरली द आइटम फंड इज नॉट यूज टू मीन द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, current asset and current liability. Fine, thank you.